सभी भाइयों और उनकी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बहुत ही गहन और बहुत ही हॉट टॉपिक इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में चल रहा है, जो कि कई दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है लगातार। मैं बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ और यूट्यूब से लेके, गूगल से लेके, टेलीग्राम से लेके हर जगह जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, पहले तो बहुत सारी फेक न्यूज़ की आंकलन लगाए गए कि ये फेक न्यूज़ है या ट्रू न्यूज़ है। अब इस पे बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। बहुत टाइम से मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था जिससे मैं कई डाउट्स अपनी तरफ से बच्चों के क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं जो इस वक्त या तो एम्प्लॉयज़ हैं किसी बैंक में या एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। सो लेट्स स्टार्ट। अब बात क्या है यार कि जो मुद्दा है ना वो बहुत ही गर्म है और गहन है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब फाइनली इस चीज़ पे बात खुल के कर ही ली जाए। इतने दिन तक मैंने शांति इसलिए अपनाई रखी क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं शायद इस फील्ड में, वो कुछ ज़्यादा लाइट थ्रो करेंगे, वो ज़्यादा खुल के बात करेंगे इस पे। लेकिन यार मैंने जितना भी अभी तक मेरे नज़र के सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन आई रिलेटेड टू दिस न्यूज़, उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मेन चीज़ पे बात ही नहीं हो रही है। जो चीज़ पे फोकस करवाना चाहिए यार हमारे यंग एस्पायरेंट्स को, यंग माइंड्स को, जिस चीज़ पे फोकस कराना चाहिए उस चीज़ पे कोई फोकस ही नहीं करा रहा है, तो मुझे ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए रिलेवेंस कहाँ से रखता हूँ, राइट? तो अपने बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रो दे देता हूँ। तो मैं यार एक टाइम था जब इस इंस्टीट्यूशन में एज एन ऑफिसर जॉब करता था। 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब की एंड देन आई रिजाइंड। सो आई वॉज सेलेक्टेड एज अ पीओ एंड after 2 years I resigned. Before joining this institution I was a PO in this institution for a few months and इसके भी पहले ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत, अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो, RRB PO, एंड इसके अलावा UIIC, OICL, इन सब के AO के एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए थे, बट मैं ये ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज ये सारे रिजल्ट्स मेरे ऑलमोस्ट एक के पीछे एक थे। तो दैट्स हाउ माई करियर हैज पैंड आउट बाय फार। उसके पहले SSC के एक आध एग्जाम्स भी मैंने क्लियर किए हुए हैं एंड तो बेसिकली मेरा कहने का मुद्दा यार ये है कि मुझे काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है। 3 तरह की बैंक्स की वर्किंग को मैंने जाना हुआ है। रूरल बैंक कह लो आप, या IBPS के थ्रू कोई बैंक कह लो, या द मोस्ट renowned इंस्टीट्यूशन, या दूसरे शब्दों में कह लो कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री टू वर्क एज वेल। तो न्यूज़ क्या है? ये 3 लोगोज आप लोग देख रहे हैं, ये 3 लोगोज हैं जो जिनके एम्प्लॉयज की या जिनके न्यू ज्वाइनीज की इस वक्त नींद उड़ी हुई है। तो न्यूज़ यार ऐसी है कि इन 3 बैंक्स पे प्राइवेटाइजेशन की जो स्वॉर्ड है या आरी है वो लटक रही है। ठीक है, ऐसे लटक रही है, ऐसे करके। ये क्या मैंने बना दी, कुल्फी बना दी। चलो डोंट माइंड। लेकिन क्या है ना कि इन तीनों बैंक्स की इस वक्त जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल खड़ा हो रखा है क्योंकि इनको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। अब हो ये रहा है कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे इस पे स्पेक्यूलेशंस हो रहे हैं कि प्राइवेटाइज होंगी या नहीं होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तमाम तरह की बातें हैं, आई विल डिस्कस इन डिटेल फर्दर। लेकिन मेन मुद्दा यही है, और मेरा सबसे ज्यादा मुझे जिन लोगों की फिक्र है वो कौन है, वो ये लोग हैं, ये जो IBPS PO के रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हुए हैं, या तो इस साल या ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, या पिछले साल की रिजर्व लिस्ट भी इस बार क्लियर हुई होगी, उसमें सेलेक्ट हुए होंगे। कई सारे ऐसे हैं जो पिछले साल या उससे पहले सेलेक्ट हुए हैं लेटली, 1-2 साल पहले इन बैंक्स में।
ठीक है, मेरे भी एक दो फ्रेंड्स हैं जो इन बैंक्स में जॉब करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, हर किसी बैंक में मेरा कोई ना कोई फ्रेंड इस वक्त एम्प्लॉयड है। ओके, सो मुझे ऑलमोस्ट हर बैंक की इनसाइडर न्यूज मिलती रहती है। तो वहां पे वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, वहां की लाइक जो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, वो क्या बातें करती हैं। तो सवाल यही है कि होगा या नहीं होगा, यस और नो। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। और जो एस्पायरेंट्स हैं उन बेचारों का ऐसा हाल बना हुआ है, बिकॉज दे आर सुप्रीमली कंफ्यूज कि अब उनको करना क्या है, आगे प्लान क्या करें अपना करियर। ऐसे भी कई बेचारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी किसी अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं, जैसे कि कुछ में रूरल बैंक्स में जॉब कर रहे होंगे, कुछ LIC या OICL इन तरह की इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट लेवल पे होंगे, या किसी और IBPS की बैंक में क्लर्क्स पे होंगे, राइट। सो दे वुड बी वांटिंग टू स्विच टू अ PO जॉब। उन्हें क्या करना चाहिए, वो बहुत बड़े डायलेमा में है। तो बेसिकली यार इस वक्त हमारे साथ ना इस तरह की सिचुएशन है, वी हैव टू रूट्स इन फ्रंट ऑफ अस। दो रास्ते हमारे सामने हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं, करें क्या भाई साहब। अब फंडा समझ लो, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, फंडा समझ लो। मैं जो बोल रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। डेफिनेटली जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है ना माने। यू आर मोस्ट वेलकम टू निग्लेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, बट एक बार सुन जरूर लो और इस बात को समझने की कोशिश करो। डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में डिफरेंस क्या होता है। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, आप अगर ऑब्जर्व करो उनकी इकोनॉमीज को, तो ज्यादातर जो नेशंस हैं उनकी इकोनॉमीज प्राइवेटाइज्ड होंगी। आप समझ रहे हो, ज्यादातर की प्राइवेटाइज्ड होंगी। बहुत कम ऐसे डेवलप्ड नेशंस तुम्हें मिलेंगे। तुम कभी देखे हो कि डेवलप्ड नेशंस में बहुत ज्यादा सोशलिस्ट एक लाइक रिजीम फॉलो हो रही है? ऐसा नहीं है ना, सरकार बहुत ज्यादा गवर्न नहीं करती चीजों को। वहां पे चीजें प्राइवेटाइज्ड ही रहती है, मार्केट इकोनॉमी चलती है, मार्केट पे ही फोकस रहता है। तो होता यार यही है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, ये सब पे लागू है बात। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना ही जाना है, अगर उनको तरक्की करनी है अपनी कंट्री में। देखो, वो नॉर्म्स मत फॉलो करो कि जो है सरकार का काम है कि सरकारी रखे चीजें, और जो है सरकार को हमने इलेक्ट इसलिए किया है कि वो हमको प्रोवाइड करे जॉब्स और ये सब। यार इस तरह की फालतू बातें मत करो। यू आर अ लिटरेट पर्सन, ठीक है, तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, तुम लोगों को इतनी अकल होनी चाहिए यार कि एक इकोनॉमी कैसे थ्राइव करती है। तुम समझ रहे हो? डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है PSUs रन करने के लिए और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के लिए, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, आपकी इस तरह की जितने भी सेक्टर्स हैं, डिफेंस हो गया। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो प्राइवेटाइज होंगे ही होंगे, आज नहीं तो कल। भाई आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी? सरकार कितनी जॉब्स निकाल देगी एक साल में, ये बता दो। एम्प्लॉयमेंट का रेशो देख रहे हो हमारी कंट्री में, ये क्यों है? क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं है इतनी, ना ही इतनी निकल सकती हैं। भाई आप पॉपुलेशन देखो हमारी कंट्री की, ठीक है ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन लोग हो रखे हैं। कैसे काम चलेगा दोस्त, कैसे काम चलेगा? जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा जॉब्स आएंगी ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर ही है जो जॉब्स ला सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो इससे डरने वाली चीज नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है वो ओवर द इयर्स फॉर मी ऐसी हुई है कि उनको ये चीज समझा दी गई है, चाहे उनके पेरेंट्स के थ्रू या उनके पेरेंट्स के थ्रू, कि सरकारी नौकरी है तो जीवन सिक्योर है, सरकारी नौकरी नहीं है तो भैया बस कांड हो गया हमारी लाइफ का, करियर तो हमारा चौपट हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये होता है यार कि अगर आप प्राइवेट नौकरी में हो तो आप थ्राइव ज्यादा करोगे। सरकारी नौकरियां इतनी ज्यादा निकल ही नहीं सकती एक देश में, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत ही लेस होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लेस होते हैं। तो आप खुद देख लो कि कितने वैकेंसीज हर साल निकलती हैं, कितने बच्चे उनको क्लियर करते हैं और अप्लाई करने वालों का रेशियो कितना होता है। यू गेटिंग द पॉइंट? ये स्टेटमेंट पढ़ो। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमल स्टेट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव स्टेट जस्टिफाइड, एंड if the state were to seek wider role than the narrow function, ध्यान रखना, of providing protection against force, theft, fraud and enforcement of contracts, then it is violating individual rights. ये किस बंदे की स्टेटमेंट है? ये इन भाई साहब की स्टेटमेंट है। He is an American philosopher, his name is Robert Nozick. Okay, ये बंदा एक इसकी जो भी मेरे यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी है, उनको ये आइडिया होगा कि इस बंदे ने एक थ्योरी दी थी
the theory of justice, the entitlement theory of justice, and minimal role of state. ओके, मिनिमल स्टेट से मतलब है कि जो स्टेट है उसका मिनिमम से मिनिमम रोल इन द इकोनॉमी. ये बंदा इस चीज को प्रमोट करता है कि इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइज होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी थ्राइव करेगी. ही इज वेरी अगेंस्ट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम थेफ्ट एंड फ्रॉड. गेटिंग द पॉइंट? तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, सिंस लाइक एजेस, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रहे हैं जो इस टाइप के बातें करते आए हैं. तो क्या ये सब बेवकूफ हैं? अगर ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो ये बेवकूफ तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग थे, राइट? इनकी इतनी ज्यादा थ्योरीज आज भी स्टडी करी जा रही हैं, तो ये नॉर्म्स थे, कभी तो ये लागू होते थे ना उस टाइम पे, ये आज भी उतने ही वाजिब हैं, उतने ही लागू होंगे. ये चाहे एक पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी सरकार इस वक्त है, कौन सी सरकार नहीं है. दूसरी वाली होती तो वो प्राइवेटाइज नहीं करती, ये वाली करे जा रही है. भाई मेरे, मत पढ़ो इन डिबेट्स में, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल डिबेट में आओ. इसमें समझो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो इवेंचुअली उसी ग्राफ पे बढ़ेगी, ठीक है. इन द शॉर्ट रन प्रोसेस अलग होंगे सबके, ठीक है ना, प्रोसेस अलग होंगे, तरीके अलग होंगे. कोई पार्टी होगी उसका तरीका अलग होगा, कोई पार्टी होगी उसका तरीका अलग होगा, लेकिन जा एक ही डायरेक्शन में रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में इकोनॉमी बढ़ेगी. और कोई तरीका ही नहीं है इकोनॉमी को बेटर करने का. प्राइवेटाइजेशन होना ही होना है विद टाइम, समझे? तो ये डिबेट में तो बिल्कुल मत पड़ना, पॉलिटिकल डिबेट में, कि कौन सी पार्टी है तो उस पार्टी ने ये किया. बिकॉज आई पर्सनली आई एम इन फेवर ऑफ नो पार्टी एट ऑल. मेरा किसी भी पार्टी की तरफ वो नहीं है. मैं बस यार आई एम द सपोर्टर ऑफ राइट एंड क्रिटिक ऑफ रॉन्ग. तो अब रीजन क्या है उनको प्राइवेटाइज करने का? एक मेजर रीजन क्या है? वैसे तो रीजंस बहुत सारे हैं, ठीक है, इट्स अ डीप थिंग, लेकिन एक मेजर रीजन है जो कॉमन मैन समझ सकता है, वो है फिस्कल डेफिसिट. अब तुम लोगों को यार ये पता होगा कि हमारे जो देश का फिस्कल डेफिसिट है वो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है. हमको इस वक्त 3.8% लास्टली था, उससे भी ज्यादा बढ़ गया है. मतलब कंसोलिडेशन के पास से तो कहां ही आएंगे, उससे और दूर हो रखे हैं, समझ रहे हो? तो तुम्हें पता है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है उनके पास. एवरी गवर्नमेंट नीड्स मनी. व्हेन आई से कि उनके पास पैसा नहीं है, तो मेरा इसमें थोड़ा सा सरकास्टिक मतलब समझो. पैसा उनके पास, अब जाहिर सी बात है, पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए बहुत पैसा है, ठीक है ना. कि जैसे आप सवाल करोगे कि पैसा नहीं है, हाउ कैन यू से दिस, उनके पास तो बहुत पैसा है ना. हमारी सरकार के पास तो करती नहीं गरीबों के लिए कुछ. भाई जाहिर सी बात है वो कोई नहीं करेगा. वो तुम एक्सपेक्ट करते रहो, वो आज ये गवर्नमेंट है, कल दूसरी पार्टी की सरकार बन जाएगी, वो भी इसी तरह से बिहेव करने वाले हैं, ठीक है ना. क्या करेंगे? पॉपुलिस्ट मेजर्स करेंगे, ठीक है. कर्ज माफी हर सरकार करती आई है, हमेशा करती रहेगी, क्योंकि ये उनको वोट बैंक का मामला रहता है उनके लिए, ठीक है. तो वो इन चीजों पर हमेशा ही फोकस करेंगे. तो पैसा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पैसा है इन चीजों के लिए, बाकी चीजों के लिए पैसा नहीं है, ठीक है. अब ये तो एक लाइक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है हमारे देश में, ठीक है. दूसरा, बहुत से लोग इस चीज पे भी आ जाते हैं कि भाई डिफेंस पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, जब डिफेंस की इतनी जरूरत से ज्यादा जितना पैसा डिफेंस में आप लगा रहे हो, उससे ज्यादा पैसा आप हमारी एजुकेशन पे और हमारे सोशल स्कीम्स पे आप वो पैसा स्पेंड करो. तो भाई वो पैसा तो जरूरी है ही है. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, अभी आपने देख लिया कि कोविड के चलते हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का कैसे उसकी भी कलाई खुल गई है, ठीक है. तो अब होता यह है कि ये चीजों पे तो जरूरी है ही है खर्चा करना, लेकिन इस वजह से ये कहना सही रहेगा कि डिफेंस का खर्चा कम कर दे सरकार? क्या ये करना सही रहेगा? भाई ऐसा नहीं है. देयर इज नो सच थिंग एज ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना. जब आप एक कंट्री रन कर रहे होते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट जैसा कुछ नहीं होता. अब कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं व्हाइट अच्छा है. ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया. आपको हमेशा ग्रे एरिया में वर्क करना है. आपको डिफेंस पे भी खर्चा करना ही करना पड़ेगा, ठीक है. आप कोई नॉर्डिक कंट्री तो हो नहीं कि आपके कोई नेबर्स में वो अनफ्रेंडली नहीं है, आप बहुत मिलजुल के रहते हो और ऐसा कुछ है नहीं. बट यहाँ पे तो है. आप जानते हो कि हमारे नेबर्स कितने महान हैं, तो उनके लिए हमको इस चीज पे तो करना ही पड़ेगा खर्चा. तो जैसा कि हमने अभी पहले आपको बोला मैंने कि डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एजुकेशन और हेल्थ पे भी उनको खर्चा करना चाहिए, इतना नहीं करती हैं, वो अलग बात है. अल्टीमेटली व्हाट इट रिजल्ट्स इन इज एफडी. अब ये एफडी इतना हाई जा रहा है कि ये
लगभग 4%, और अगर ग्रॉस एफडी देखोगे तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इट्स अराउंड 5.5% समथिंग। तो यार ये इस तरह की बातें हैं कि मतलब सर पीट ले आदमी कि कहने को जो है हम बनना चाहते हैं सुपर पावर, लेकिन औकात हमारी इस वक्त क्या है वो समझ लो, ठीक है। तो अब मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि जब इस तरह से है यहाँ पे सिचुएशन और ये होना ही आने वाले टाइम में, तो आपको एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए। तो अब फिलहाल ये लेक्चर थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, सो आई विल ब्रेक दिस इनटू अ पार्ट ऑफ 2, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी तक हमने जो भी बात करी इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।